वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो विज्ञान का अर्धवार्षिक का पेपर था उसको हल करेंगे, साथ ही इसकी संपूर्ण क्वेश्चंस की आंसर की जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये हमारा जो पेपर था ये 3.25 घंटे का हुआ था। जो इसका पूर्णांक था वो 70 नंबर का था। चलो बच्चों एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी पहले वाले में हमें एबेसेदे के उत्तर देने थे। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो बच्चों इसके अंदर घास, गेहूं और आम था। दूसरे में बकरी, गाय और हाथी था। घास, बकरी, मानव, घास, मछली और बकरी। तो बच्चों जो घास को बकरी खाती है और बकरी को क्या खाता है बच्चों? मानव खाता है, जो एक आहार श्रृंखला का क्या है? उदाहरण है। लघु पतन के समय बच्चों विद्युत धारा के मान में क्या होता है? बच्चों जैसे ही लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट होता है वैसे ही बच्चों हमारा जो परिपथ होता है उसके अंदर जो विद्युत धारा का मान होता है वो अचानक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित होने वाले बल की दिशा क्या होगी? तो बच्चों ये होगी कागज में भीतर की ओर जाते समय। चलो बच्चों अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो बच्चों आई स्क्वायर आर भी करता है, वी आई भी करता है, वी स्क्वायर आर भी करता है, यानी बच्चों आई आर स्क्वायर है, ये इसका सही आंसर होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण और लेंस दोनों क्या होंगे? तो बच्चों दोनों हमारे अवतल ही होंगे। डी संचरण में आर आर वाई वाई किसको निरूपित करता है? राउंड यानी बच्चों गोल हो जाएगा, वाई यानी क्या हो जाएगा? येलो यानी पीला हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो बच्चों ये हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है यानी शरीर के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने वाला तंत्र है, उसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? हमारी किडनी पाई जाती है। ब्यूटेनॉन एक चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? तो बच्चों इसका हो जाएगा हमारा कीटोन समूह हो जाएगा। जिसके पीछे बच्चों ओन जुड़ता है वो कौन सा समूह होता है? हमारा कीटोन समूह कहलाता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे तो बच्चों ये हमारा क्या है? क्षारक है। जो लाल को क्या कर दे? नीला। नीले को लाल करे वो तो हमारा अम्ल होता है। और बच्चों हमें पता है अगर जिसका पीएच का मान 7 से कम है वो तो हमारा अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा होता है वो हमारा क्षारक होता है। तो बच्चों इसके अंदर केवल एक ही ऑप्शन है 10 जो क्या है बच्चों? क्षारक को प्रदर्शित करता है। CFC जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है जो सूर्य से आने वाली विकिरण से हमारी रक्षा करता है। तो बच्चों ये कौन सी हमारी पराबैंगनी किरणें हैं उनसे क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। किसी चुंबक के चारों ओर एक होता है जिसमें उच्च चुंबक के बल संचुचन किया जा सकता है। तो बच्चों वो क्या होता है? चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है, जिसको हम ए के द्वारा भी क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन था हमारा श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी कणों में विभाजन क्या कहलाता है बच्चों? हमारा विक्षेपण कहलाता है। यानी ये 7 रंगों की पट्टी होती है बच्चों जिसको क्या बोलते हैं? हम स्पेक्ट्रम बोलते थे। इसका याद करने का क्या था? विबग्योर। क्या ट्रिक थी बच्ची इसकी? विबग्योर थी। यानी जो 7 रंगों की पट्टी होती है इसको हम क्या बोलते थे? स्पेक्ट्रम बोलते थे और इस घटना को हम विक्षेपण के नाम से जानते थे। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बच्चों? आधी होती है। क्या होती है बच्चों? आधी होती है। मेंडल ने पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया तो बच्चों वो कौन सा था? हमारा उद्यान मटर था। कौन सा था बच्चों? उद्यान मटर। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित वर्णक ऑक्सीजन परिवहन में सहायक है तो बच्चों इसके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है बच्चों? लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है यौगिक का नामकरण बताइए। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड होगा। क्या होगा बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। अगला है बच्चों कमरे के ताप पर धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है तो बच्चों पारा यानी जो हमारी मरकरी है वो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। उपज का उपचार के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? हमारा एंटासिड है। क्या बच्चों? एंटासिड है जो हमारे क्या होता है? उपज के काम में
आता है। चलो बच्चों, अगला सवाल है, जो बड़े बड़े सवाल हैं हम उनका आंसर उनके साथ ही हल करने का प्रयास करेंगे। जैविक आवर्धन क्या है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी बच्चों जो आसानी से मिट्टी में घुल जाते हैं वो जीव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कीटनाशक आदि आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ताओं के शरीर के वसीय ऊतकों में संचित होते रहते हैं, चूंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है। तो बच्चों हमने उपभोक्ता के बहुत सारे चरण पढ़े थे, उसमें से क्या है, जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है वो क्या होता है बच्चों? मनुष्य होता है। ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुंचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहां से मनुष्य के वसीय ऊतकों में इन पदार्थों का सांद्रण बढ़ता रहता है, जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन बोलते हैं। अगला है बच्चों, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न होने वाली किसी एक समस्या का नाम लिखिए। तो बच्चों हमारा जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी कचरे से जो प्रदूषण फैलता है, तो बच्चों हमारी एक जो समस्या होगी वो होगी भूमि प्रदूषित होती है। जल में मिलकर ये जल को क्या कर देते हैं बच्चों? प्रदूषित भी कर देते हैं। अगर कचरा है जो हमारे क्या जल में मिलेगा तो क्या करेगा बच्चों? उसको प्रदूषित कर देगा। नाले नालियों में अवरोध पैदा करता है, यानी कचरा अगर हमारी नालियों के अंदर चला जाएगा तो नाली बहने नहीं लगेगी, यानी उसमें रुकावट उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर एक तो भूमि प्रदूषित होती है, दूसरा बच्चों ये अगर जल में घुल जाएंगे तो जल को क्या कर देंगे बच्चों? उसमें प्रदूषण पैदा कर देंगे, और जो हमारी नालियों में गए तो नालियों को अवरुद्ध कर देंगे। अगला है बच्चों, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? जब बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होता है? लंबवत होता है, यानी विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत, यानी बच्चों कब हो? ये कितने डिग्री पे होंगे? 90 डिग्री पे। जब हमारा बल का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होगी बच्चों? लंबवत होती है। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने वाला आरेख बनाइए। यानी बच्चों हमें आलेख बनाना है कि जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? एक समान होना चाहिए, यानी धारावाही चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो बच्चों उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान कब होगा? उसका हमें चित्र बनाना था। तो बच्चों हमने पढ़ा था, ये हमारी क्या हो गई बच्चों? यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, कहाँ से निकल रही? एन से निकलकर एस की तरफ जा रही है, यानी बाहर तो जो इनकी दिशा होगी वो एन से एस होगी, अंदर क्या होगी? एस से एन होगी। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा वो रेखाएं क्या होगी बच्चों? पास पास होगी। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा वहां पे रेखाएं दूर दूर होती है, और ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो बच्चों एक दिशा हो जाएगी, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक बच्चों क्या होता है? कूलाम होता है। इसको हम सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत सेल में प्रतीक के रूप में लिखना है तो बच्चों इसका प्रतीक क्या होगा? एक तरफ प्लस का चिन्ह, एक तरफ माइनस का। अगर हम बहुत सारे बच्चों क्या लगा दें? सेल लगा दें, तो ये हमारी क्या बन जाएगी बच्चों? बैटरी बन जाएगी। अगर एक तरफ प्लस माइनस का चिन्ह है तो हमारा सेल कहलाता है। जब बहुत से एक से ज्यादा सेलों को अगर हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? बैटरी कहलाता है। मानव में लिंग निर्धारण का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों ये तो नर हो गया, ये क्या हो गई? मादा। यानी नर के अंदर जो बच्चों पाए जाते हैं एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमने पढ़ा है कि बच्चों टोटल 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें से बच्चों 22 जोड़ी तो नर और मादा दोनों के अंदर क्या होते हैं? एक समान होता है। लेकिन जो नर होता है उसके अंदर 23वीं जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है? एक्स वाई, जबकि मादा के अंदर दोनों एक्स एक्स होते हैं। जब ये एक्स इस एक्स से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? हमारा बच्चों यहाँ पर वाई था, क्रिया करेगा तो एक्स एक्स बनेगा। ये एक्स इससे क्रिया करेगा तो एक्स एक्स, ये वाई इससे क्रिया करेगा तो एक्स वाई, और ये इससे क्रिया करेगा तो एक्स वाई। यानी बच्चों दोनों का अनुपात क्या हो गया? 2:2, यानी 1:1। यानी बच्चों 50% तो लड़का होने की संभावना है और 50% लड़की होने की संभावना है। अगर बच्चों दोनों ही गुणसूत्र एक्स एक्स है तो लड़की होगी, एक गुणसूत्र एक्स और दूसरा क्या है बच्चों? वाई है तो लड़का होगा। तो बच्चों यहाँ पर यही समझा रखा है, अगर दोनों एक्स है तो मादा होगी, अगर एक्स वाई है तो बच्चों क्या होगा? नर उत्पन्न होगा। ऑक्सी कारक क्या होते हैं बच्चों? जिनमें
ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। यानी कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो बच्चों जो इसके दो उदाहरण थे, पहला था पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, इसको पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जाना जाता है, ये क्या है बच्चों, क्षारीय प्रकृति का है। जबकि दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2CR2O7 है, ये बच्चों अम्लीय प्रकृति का पाया जाता है। तो बच्चों जिन पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। दो उदाहरण हो जाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो बच्चों कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो बच्चों वो हमारी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला है शुद्ध जल का pH कितना होता है, तो बच्चों इसको हम आशुत जल के नाम से भी जानते हैं और इसका जो pH होता है वो कितना होता है बच्चों, 7 होता है। अगला है पीतल तथा तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, तो बच्चों दही व खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो पीतल तथा तांबे के बर्तनों को क्षारीय प्रकृति के होने के कारण, यानी बच्चों जो हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं वो तो अम्लीय होता है, जबकि जो हमारा पीतल और तांबे का बर्तन है ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का है, क्षारक प्रकृति का है बच्चों। तो ये क्या करेगा, इसके कारण ये हमारा एक विषैला पदार्थ बनाता है। यानी जब अम्ल और क्षार दोनों बन जाएंगे तो एक विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है, जो क्या करता है बच्चों, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अगला है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में हमें अंतर बताना था। तो बच्चों धातु और अधातु में अंतर, सामान्य ताप पर ठोस प्रकृति के होते हैं। तो बच्चों ये हमेशा किस प्रकृति के होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन पारा यानी जो मरकरी है बच्चों वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्य ताप पर ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस में तो सल्फर और फास्फोरस हो गया, तरल में बच्चों ब्रोमीन पाया जाता है, और गैसीय रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी बच्चों जो हमारी धातु होती है वो हमेशा ठोस प्रकृति की होती है, लेकिन जो पारा है वो बच्चों हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जो अधातु होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन तो अभी पूछा गया ये वाला कि धातु द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है, तो मरकरी। अगर बच्चों अधातु की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन। ये तन्य तथा आघात वर्ध्यता होते हैं, यानी बच्चों इनका आकार हम चेंज कर सकते हैं। ये भंगुर होता है यानी बिखर जाता है। उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, यानी बच्चों अगर कोई भी धातु है तो हमें उससे विद्युत धारा एक तरफ से दूसरी तरफ प्रवाहित हो सकती है, यानी हमें करंट भी आ सकता है। विद्युत की कुचालक होती है, तो बच्चों इसके अंदर ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट यानी जो पेंसिल होती है उसका जो ब्लैक वाला नुक्का होता है अंदर का, वो क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, यानी वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। बाकी तो अधातु जितने भी है वो कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यानी हमें इससे करंट आ सकता है। गलनांक और क्वथनांक धातुओं के बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि बच्चों यहाँ पर जो गलनांक और क्वथनांक है वो किसका, अधातु का बहुत ही कम होता है। यहाँ पे भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, यानी बच्चों जितनी भी धातुएं हैं ये क्या करती है, क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती है, जबकि अधातु हमारा अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो बच्चों यहाँ पर Al, Au, Fe और Cu ये किसके उदाहरण है बच्चों, हमारे धातुओं के उदाहरण है। जबकि यहाँ पे H2Cl2, N2, Br2 बच्चों जितनी भी धातु होती है वो तो धातु में आएगी। अधातु में बच्चों ज़्यादातर हमें गैसें ही देखने को मिलती है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। कार्बन एवं इसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, यानी जो कार्बन के जितने भी यौगिक हैं उनका उपयोग हम ईंधन के रूप में ही क्यों करते हैं। तो बच्चों इसके आंसर हो जाएंगे दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यानी जब भी हम कार्बन यौगिकों को जलाते हैं तो ये अधिक मात्रा में क्या कर देते हैं बच्चों, ऊष्मा देते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इसका सामान्य ज्वलन ताप होता है। ज्वलन ताप का मतलब बच्चों वह ताप पर जिस पर कोई भी पदार्थ जलने लग जाता है। तो बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाने के कारण ये आसानी से जलने लग जाता है, क्योंकि इनका जो ज्वलन ताप होता है वो बहुत ही कम होता है। इनका रख रखाव भी बच्चों क्या होता है, बहुत ही
आसान होता है, इनके दहन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर बच्चों ये कहीं जल रहे हैं तो हम इनको आसानी से बुझा सकते हैं। ये स्वच्छ लौ के साथ जलते हैं और बहुत कम धुआं देते हैं। जो बच्चों स्वच्छ लौ के साथ जलते हैं वो धुआं कम देते हैं, इसलिए बच्चों कार्बन यौगिकों का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। पुष्प की अनुप्रस्थ काट का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों ये एक पुष्प है जिसके अंदर बच्चों हमने पढ़ा था क्या होता है, एक तो त्रिकेसर पाया जाता है, एक क्या होता है बच्चों, पुंकेसर होता है। दोनों की बात करें बच्चों तो यहाँ पर देखो ये तो किसके हो गए, स्त्रीकेसर के भाग हो गए। कौन कौन से होता है, एक तो अंडाशय होता है, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो बच्चों स्त्रीकेसर के 3 भाग हो गए, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। जबकि बच्चों पुंकेसर की बात करें तो इसमें परागकोश और परागकण होते हैं। तो बच्चों ये जो पहला भाग है ये परागकोश का हो गया, दूसरा क्या है बच्चों, तंतु का है, उसके बाद बच्चों ये पंखुड़ी है और साथ ही बच्चों ये क्या हो जाएंगे, इसके बाह्य दल हो जाएंगे। तो हमें पुष्प की जो अनुदैर्ध्य काट थी उसका चित्र बनाना था। अगला था बच्चों द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन का मतलब जब बच्चों अगर कोई कोशिका 2 भागों में टूट जाती है तो वो द्विविखंडन कहलाता है, जबकि कोशिका 2 से अधिक भागों में टूट जाती है तो बहुविखंडन कहलाता है। द्विखंडन देख लेते हैं बच्चों। इस विधि में जीव की कोशिका 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। तो बच्चों उदाहरण के लिए अमीबा और लेशमानिया हो जाएगा, जो इसके अंदर क्या होता है, एक कोशिका 2 भागों में टूट जाती है। बहुखंडन में इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे बच्चों बहुखंडन कहते हैं। यानी अगर कोशिका 2 भागों में टूट गई तो द्विखंडन, 2 से ज्यादा में टूट गई तो बहुखंडन। इसके अंदर प्लेज्मोडियम क्या होगा बच्चों, इसका सही उत्तर होगा। अगला है तारे क्यों टिमटिमाते हैं बच्चों, तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब भी प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बहुत सारी परतों से गुजरता है, तो बच्चों क्या होता है, वायुमंडल का अपवर्तन परावर्तन होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, तारा अपनी जो वास्तविक स्थिति से आभासी स्थिति के अंदर चला जाता है, जिसके कारण हमें वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो बच्चों तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो बच्चों अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तारे बहुत दूर हैं इसलिए वे प्रकाश के बिंदु के स्रोत के निकट है। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, यानी बच्चों वो अपनी आभासी स्थिति को निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारे हमें क्या होते हैं बच्चों, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि बार बार जब वायुमंडल में अपवर्तन परावर्तन होता रहेगा तो उनकी जो आभासी स्थिति है वो चेंज होती रहती है। अगला है बच्चों, अगर 400 वोल्ट का कोई हमारे पास रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज है, अगर उसको 8 घंटे प्रतिदिन चलाएं और 3 रुपये का बच्चों प्रति यूनिट हमें बिजली का बिल मिले और हमें उसको 30 दिन तक चलाना है, तो हमें बताना है कि बच्चों इस रेफ्रिजरेटर से हमें कितना जो बिल आने वाला है वो प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं करना था, हमें क्या करना है, इन सभी को चारों को जो वैल्यू दे रखी है इनको क्या करना था, जैसे 400 था, 8 घंटे चलाना है, 3 रुपये हो गए और साथ ही बच्चों यहाँ पर 30 दिन चलाना है। तो बच्चों इसको हम गुणा कर देंगे और किसका भाग दे देंगे, 1000 का, क्योंकि बच्चों अगर हमें इसको किलोवाट में बदलेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1 यूनिट बिजली मिलती है। यानी इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट में। तो हम किसका दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो बच्चों अगर हम इनको आपस में गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 इंटू 9, 9 दूनी 18, 27 और 1 28। तो बच्चों कितने रुपये मिल जाएंगे हमें, 288 रुपये मिल जाएंगे। तो बच्चों इसका आंसर देख लें, 30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपयुक्त कुल ऊर्जा। तो बच्चों 400 वोट का है, 8 घंटे चलाना है, 30 दिन, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमने 1000 का भाग दिया तो ये वोट हावर है, किलोवाट घंटा में बदल जाएगा, यानी 96 हो गया। और 1 यूनिट की बिजली कितने रुपए की है बच्चों, 3 रुपए की। तो 96 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 288 आएगा। अगला है बच्चों विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो बच्चों विस्थापन क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन का मतलब बच्चों आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। चलो एक बार परिभाषा देख लें, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम
क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर जिंक है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, जो कॉपर है उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी जिंक कॉपर की जगह चला जाएगा, कॉपर जिंक की जगह आ जाएगा। अगला है बच्चों वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो बच्चों वो हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर सोडियम का +1 था, SO4 का -2 था, बेरियम का +2 था, Cl का -1 था। तो +1 वाला -1 के साथ अभिक्रिया करेगा और -2 वाला +2 के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी BaSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, जबकि जो Na है वो Cl के साथ अभिक्रिया करेगा। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का अर्थ सहित उदाहरण दीजिए। तो बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी बनती है, तो बच्चों वो क्या कहलाती है, हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्राकृतिक गैस मीथेन है, इसका अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा भी क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के साथ उष्मा, प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, वो की वही बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर क्या है, दो अभिकारक है जो एक उत्पाद का क्या करेंगे बच्चों, निर्माण करेंगे, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। अगला सवाल है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की उपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है रुधिर में हीमोग्लोबिन O2 तथा CO2 दोनों का वहन करता है। यानी बच्चों हमें पता है हमारे खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो बच्चों क्या करेगा, एक तरफ तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और दूसरी नली से ऑक्सीजन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो दोनों का संवहन यानी ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। CO2 युक्त रुधिर फुफ्फुस में जाता है तथा फुफ्फुस में ऑक्सीजन रहित रुधिर हृदय में लगाया जाता है, फिर हृदय से O2 युक्त रुधिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। CO2 जल में अविलेय है, अधिक विलेय है, इसलिए इसका परिवहन हमारे शरीर में विलेय अवस्था में होता है। रुधिर में विलेय होकर CO2 फेफड़ों तक लाई जाती है। वायु कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता कम होने के कारण रुधिर से यह विस्तृत होकर फेफड़े में आ जाती है। यह CO2 युक्त वायु निःश्वसन द्वारा शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। यानी बच्चों हमारे शरीर के अंदर दो क्रियाएं होती रहती है, एक तो ऑक्सीजन होती, वो हमारे शरीर के अंदर एक नली के द्वारा शरीर के अंदर जाती है, दूसरी नली के द्वारा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमारे शरीर से बाहर आ जाती है। दूसरा है बच्चों हमें बताना है, जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी बच्चों जो जलीय जीव होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, क्योंकि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की तुलना में तेज होती है। इसके विपरीत स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों तक ग्रहण की जाती है। इन सभी अंगों की रचना होती है, सही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बहुमूल्य वायुमंडल में संपर्क में रहते हैं। अगला है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, इसका प्रक्रम क्या है। तो बच्चों देख लेते हैं, हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नाल में लाइपेज नामक अम्ल के द्वारा किया जाता है। यानी बच्चों जो भी हम फैट खाते हैं उसका जो पाचन होगा वो किसके द्वारा होगा, लाइपेज के द्वारा होगा। पीत रस में उपस्थित पीत लवण वसा का इमल्सीकरण कर देते हैं, यानी उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, अर्थात वसा को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं। इससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जठर रस, अग्नाशय रस तथा आंत रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम इस इमल्सीकरण वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। इस प्रकार वसा का पाचन हो जाता है। तो बच्चों हमारे शरीर के अंदर लाइपेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है, जो बच्चों क्या करता है, जो बड़े बड़े वसा के टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। इस क्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं। वसा के पाचन की क्रिया छोटी आंत यानी बच्चों वृदांत के अंदर होती है। लार द्वारा भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। ये मंड जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देता है। तो बच्चों ये दूसरे का आंसर था कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। दूसरा है, पादप हार्मोन कौन कौन से बच्चों, तो वृद्धि को नियंत्रित तथा संचालित करने वाले कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादपों के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। यानी बच्चों हमारे शरीर पौधों के अंदर भी वृद्धि होगी नहीं होगी वो किस पे निर्भर करता है बच्चों, हार्मोन पे निर्भर करता है। ये क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। कौन कौन से बच्चों, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये क्या है बच्चों, पादप हार्मोन है। दूसरा है
किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि के ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है? तो बच्चों प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील है, अर्थात स्पर्शानुवर्तन गति प्रदर्शित करता है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आता है तो इसमें स्थित ऑक्सीजन स्पर्श के दूसरी ओर विकसित हो जाता है, जिससे दूसरी ओर की कोशिकाएं अधिक विवर्धन करने लगती है और प्रतान विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। इस कारण प्रतान के सहारे और कुंडलित होकर वृद्धि करता है। अगला है बच्चों ओर्मिता। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? दूसरा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो बच्चों एड्रेनलिन ग्रंथि में हार्मोन की बात करें तो रुधिर में स्रावित होता है। तो बच्चों हमारे रुधिर में कौन सा होता है? एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। एड्रेनलिन हृदय सहित लक्ष्य अंगों तक विशिष्ट ऊतकों का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि पेशियों में O2 की आपूर्ति हो सके, क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशिका की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन के श्वसन की दर बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं शरीर को संकट पहुंचाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरा है बच्चों थायराइड ग्रंथि को आउटो ग्रंथि भी कहते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है जो बच्चों किसके द्वारा मेंटेन होता है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन की मात्रा थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है। यानी बच्चों अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? थायराइड ग्रंथि में जो थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है उसमें कमी हो जाती है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या हो जाता है? उपापचय यानी पाचन हो जाता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो जाती है। अतः आउटो ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से बच्चों गला सूज जाता है, जिसको गलगंड गाइटर या घेंगा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हम वाहनों के उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो बच्चों हम जो उत्तल दर्पण होता है उसको साइड ग्लास के रूप में क्यों काम में लेते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पार्ट्स में लगे होते हैं यानी साइडों में लगे होते हैं। इनका प्रतिबिंब एक तो सीधा बनता है और दृश्य क्षेत्र यानी पीछे की बहुत सारी जगह को हम एक साथ देख पाते हैं, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा है किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता क्या होती है? तो बच्चों डायप्टर की बात करें, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसरण या अभिसारित यानी बच्चों फैलाना और इनको क्या करना बच्चों? अभिसरण यानी तो एकत्रित करना और अपसरण यानी फैलाने की मात्रा को उसकी क्षमता के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों P बराबर क्या होगा? 1/F। ये क्या होगी बच्चों? फोकस दूरी होती है। फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां तक मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाले किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के बाद मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो बच्चों उसको हम F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आज का अंतिम सवाल है निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप, बच्चों हेडलाइटों के अंदर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। टॉर्च में अवतल दर्पण एक परावर्तक के रूप में लगा रहता है। इसमें बल्ब दर्पण के मुख्य पक्ष पर होता है, अतः प्रकाश के परावर्तन के पश्चात प्रकाश का समानांतर किरण पुंज बनता है। यानी प्रकाश की किरणें एक साथ एक ही दिशा में गिरेगी तो बच्चों प्रकाश का एक बहुत बड़ा पुंज बनेगा, जिससे वस्तु आसानी से देखी जा सकती है। सौर भट्टी की बात करें, अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है जो सूर्य के किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित यानी एक जगह लाने का काम करता है, जिसके कारण बच्चों सौर भट्टियों का तापमान वो बहुत अधिक हो जाता है। अगला है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज कक्षा 10 का विज्ञान का जो अर्धवार्षिक का पेपर था उसकी संपूर्ण आंसर की देखी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी